हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और शायद आप मेरा इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके बताया था कि मैंने आपकी बहुत मेहनत से परसों रात में ही आपकी क्लासेस को रात में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जग करके प्रिपेयर किया और उसके बाद में कल मैंने आपकी एक क्लास सुबह डाली भी थी और उसके बाद में कल शाम वाली क्लास डालते टाइम मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने वो क्लास डाल दी और धोखे से मैंने पुरानी क्लासेस को डिलीट करने के साथ उसे भी डिलीट कर दिया। तो पूरी प्रोसेसिंग नहीं हो पाई थी तब तक, इसलिए आपको आपकी क्लास नहीं मिल पाई। और उसके साथ मैंने जो आज सुबह के लिए जो मैंने 12th क्लास की प्रिपेयर करके रखी थी क्लास, वो भी डिलीट हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगभग शाम को 8 बजे 11th की क्लास डालती हूँ और सुबह 8 बजे करीब 12th की पढ़ती है, तो दोनों ही क्लासेस डिलीट हो गई। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। और लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कुछ दिक्कत हो गई थी। तो आप लोगों के लिए आज आपकी नई क्लास तैयार है। अब ये क्लास 11th क्लास की जहाँ से हमने क्लासेस को बंद किया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आपने एक्सरसाइज 1.1 के 4th क्वेश्चन तक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए थे। अब आपका 5th क्वेश्चन है और इसके बाद 6th, बस 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाएगी और उसके आगे हम समुच्चय के प्रकार और भी बहुत सी चीज़ें वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो आज आपकी जो एक्सरसाइज है उसका ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि समुच्चय क्या होते हैं और इनको लिखने की 2 विधियां होती हैं, एक तो सारणी विधि होती है और एक रोस्टर विधि होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने समुच्चयों को सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है, रोस्टर विधि में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने आपके 5th नंबर क्वेश्चन में जो 6 पार्ट हैं उन सबको बोर्ड पर एक साथ लिख लिया है। अब आपको एक के बाद एक सॉल्व करते जाना है। और 6th नंबर क्वेश्चन आपका, उसमें भी 4 पार्ट हैं छोटे छोटे से, उनको भी हम देखकर आज ख़त्म कर लेंगे। और मैंने इसी हिसाब से इसे रखा था कि आपको मंगलवार से नई चीज़ पढ़ाई जाने लगेगी, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हो पाया। तो देखते हैं हमारी क्लास में हमें क्या पढ़ना है, आज क्या सीखना है। तो समुच्चयों को हमें सूचीबद्ध करना है और यहाँ पर हमें 6 समुच्चय दिए हुए हैं। पहला हमारा समुच्चय जो है उसे हमने कैपिटल A से डिनोट किया है और इसमें आपको भाषा रूप में दिया हुआ है कि कैपिटल A क्या है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब आपको अपने समुच्चय में जो अंक लिखने हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, विषम प्राकृत संख्या लिखनी है, यानी आपको अंकों और संख्याओं को लिखना है और उनको आपको क्या करना है, इस हिसाब से लिखना है कि आपके जो समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव आए वो विषम हो और प्राकृत संख्या हो। अब मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी मनुष्य ने जब गिनती प्रारंभ की होगी तो उसने सबसे पहले जिन नंबर्स के बारे में जाना होगा, तो जब उसने कोई चीज़ देखी होगी तो उसने गिनती 1 से ही शुरू की होगी, 0 से नहीं। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। 0 की खोज बहुत बाद में हुई, 0 का आविष्कार बहुत बाद में हुआ, उसके पहले नंबर 1 से ही शुरू होते थे। तो प्राकृत संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन दी हुई है कि वो प्राकृत संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि आपकी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सम और विषमों का मिश्रण होती हैं। इसमें पहली, तीसरी, 5वीं ये सब संख्याएं विषम होती हैं और दूसरी, चौथी ये सब क्या होती हैं, सम होती हैं। तो हमको केवल विषम प्राकृत संख्याओं को लिखना है। हम क्या करेंगे, सूचीबद्ध करने के पहले अपना मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद में सारी विषम प्राकृत संख्याओं को लिख देंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि सभी संख्याओं को लिखना संभव नहीं है, क्योंकि संख्याएं क्या होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कुछ अंकों को लिखने के बाद में डॉट बना देंगे और जो भी इन्हें पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि ये अनंत तक चलती जाएंगी। अभी आपका पहला क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमको एक
बी नाम का समुच्चय दे दिया गया है, यानी हमारे समुच्चय को बी से डिनोट कर दिया गया है। और इसमें भाषा रूप में दिया हुआ है x सच दैट x एक पूर्णांक है, यानी आपको क्या दिया हुआ है कि जो आपको यहाँ पर अवयव भरने हैं उन्हीं अवयव को स्मॉल x से डिनोट किया जाता है। तो वो अवयव कैसे होने चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, और उस पूर्णांक की यहाँ पर हमें रेंज भी दी हुई है। रेंज क्या दी हुई है हम देखते हैं। पूर्णांक की रेंज है -1/2 से 9/2। अब इसे देख के आप डरिएगा नहीं। 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा। तो आधे के बाद कौन सी संख्या आती है, 1 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस आधा है, यानी -0.5, ठीक है। अब हमें और आगे समझ लेना है। जो अपर लिमिट दी हुई है वो 9.2 दी है। अपर लिमिट मतलब ये लोअर लिमिट कही जाती है जहाँ से हम शुरू करते हैं और जहाँ तक हम जा सकते हैं वो उच्चतम सीमा क्या है, 9/2। 9/2 का मतलब है 4.5, यानी हमें माइनस आधे से शुरू कर 4.5 तक जाना है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि हमारी जो संख्या रेखा होती है, मैं यहीं पर छोटी सी बनाकर आपको दिखा दूं। उसमें बीच में 0 होता है। 0 के बाएं हाथ पर नेगेटिव नंबर होते हैं, दाएं हाथ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इन्हीं को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक और उसके साथ में 0, इन तीनों प्रकार की संख्याओं का मिश्रण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक एक ऐसी संख्या पद्धति है या संख्याओं का समूह है जिसमें क्या होते हैं, ऋणात्मक अंक भी होते हैं, धनात्मक अंक भी होते हैं। लेकिन केवल इतना ही इसकी पूरी डेफिनेशन पूरी नहीं करता, साथ में आपको 0 को भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक में आता है। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं उसे ना आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास है, ना ये कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि शून्य क्या है, कोई भी वास्तव में शून्य जैसी चीज़ नहीं होती है। तो इस वजह से वो एक कल्पना है, इसलिए उसको ना ही ऋणात्मक में रखा गया और ना ही धनात्मक में रखा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इधर हर चीज़ बढ़ते क्रम में होती है, हर अंक बढ़ते क्रम में होता है। 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद उससे बड़ा अंक 3 होगा, 3 से बड़ा 4 होगा। और इधर क्या होता है, यही अंक घटते क्रम में होते हैं, यानी इधर -1 होगा, फिर -2 होगा, इधर -3 होगा। तो हमको क्या लिमिट दी गई है, -1/2, और -1/2 का मतलब क्या हुआ, माइनस आधा, ये 1 है। अब हम जानते हैं क्योंकि संख्या रेखा में जो इधर ऋणात्मक अंक होते हैं, अब हमें ऐसा लगता है कि 2 से बड़ा है 3, लेकिन अगर हम ऋण की ओर चलें तो जो -3 है वो छोटा है और -2 है वो बड़ा है, क्योंकि जब भी किसी के आगे ऋण लग जाता है यानी माइनस लग जाता है तो वो क्या होता है, वो संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है और 0 यहाँ पर है, तो इनके दोनों के बीच में आएगा आधा। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक अंक है, तो ऋणात्मक अंक में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -1/2 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, जबकि है ये आधा ही, लेकिन क्या है, माइनस होने की वजह से ये -1 से बड़ा है। तो अब हमें जो लिमिट दी है, हमें x क्या लेना है, -1/2 से ऊंचा लेना है, यानी बड़ा लेना है। तो -1/2 के इधर लेना है। अब उसके बाद यहाँ हम 4 तक गए, अब 4 के बाद यहाँ आएगा 5 और इन दोनों के बीच में आएगा 4.5, क्योंकि 4 से 5 के बीच में ही 4.5 आएगा। तो आपको दो लिमिट क्या दी हुई है, -1/2 और 4.5। अब इसके बीच के जो अंक हैं, क्योंकि आपको पूर्णांक लेना है तो आपको यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लेना है 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे अंक नहीं लेने, पूर्ण अंक लेने हैं, संपूर्ण जो पूरे हों। तो उसके बीच में कितने अंक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जो -1/2 से बड़े हैं और 4/5 से छोटे हैं, यानी 0, 1, 2, 3 और 4। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 0, 1, 2, 3 और 4। यही हमारे ऐसे पूर्णांक होंगे जिनकी लिमिट क्या होगी, -1/2 से 9/2 के बीच में होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस संख्या रेखा को जरूर से जरूर बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और हाँ, इसके साथ मैं और बता दूं कि आपका नया माइक आ गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको वॉइस प्रॉपर सुनाई देने लगेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि शुरुआत में जब मैं वीडियोस डालती थी
तो देखो बच्चों, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं एक टीचर हूँ। तो जैसे ही मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होना शुरू हुई और मैंने सोचा कि अब ऑनलाइन चला जाए, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बनाती थी और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि माइक की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटे से कमरे में मैं पढ़ाती हूँ जहाँ पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, 3-4 लाइटें पहले से लगी हैं, लेकिन इतनी लाइटें भी कम पड़ जाती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे एक एक स्टेप में सीखना शुरू किया और अब आज मैंने आपके लिए नया माइक मंगा लिया है। और मैं डेली, क्योंकि हम लोग जिस पीढ़ी में हैं हमें पता है कि हमें टेक्निकल रूप से हमेशा अपडेट होता जाना चाहिए। तो जैसे जैसे आप बस मेरा सपोर्ट करते जाइए और आप अच्छे से ध्यान लगा करके पढ़ते जाइए, अपने सारे दोस्तों और अपने भाई बहनों को जोड़ते जाइए, और मैं रोज़ का रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको कि आपको एक समुच्चय दिया है जिसे कैपिटल C से डिनोट किया गया है, और वो इस तरह से दिया गया है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और उसकी लिमिट क्या है, x² इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, हाँ, अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन समझते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भाई बहन CBSE बोर्ड में पढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसको भी NCERT बुक्स ही पढ़नी है और आपको भी, तो आप उसे भी अपने साथ जोड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम मैं CBSE बोर्ड से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपनी जो मेरे वीडियोज़ होंगे मैं उसमें पूरा इंग्लिश टच दे दूँगी, ठीक है। लेकिन जब मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, वीडियोस लंबे हो जाते हैं या कुछ भी दिक्कत है, लेकिन जब मैं ये जानूंगी कि आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपकी भी मदद हो। तो इसलिए आप अपने CBSE बोर्ड वाले बच्चों को, अपने भाई बहनों को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए आप अपना रिस्पांस कमेंट सेक्शन में शो करना होगा। तो मैं आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी बता दूँगी, हिंदी में भी बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, यानी एक इंटीजर है और उसकी लिमिट क्या दी हुई है, x² इज लेस देन और इक्वल टू 4। यानी कि हमें यहाँ पर भी पूर्णांक ही भरने हैं अपनी समुच्चय में, लेकिन उन पूर्णांकों को किस तरह से रखना है कि x² का मान, यानी कि जब हम उस पूर्णांक का स्क्वायर करें, क्योंकि हमें यहाँ पर x रखना है, x² नहीं x रखेंगे, लेकिन उसको इस तरह रखेंगे कि उस संख्या का जब वर्ग किया जाए यानी स्क्वायर किया जाए तो उसका मान या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से छोटा हो। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन से पूर्णांक है जिनका मान इस रेंज में आता है। देखिए, हम क्या करते हैं, संख्या रेखा में 0 के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं, अगर हम अपने समुच्चय में 0 रखें, यानी हम x की जगह 0 रखें, फिर हमको क्या करना है, अपने जो हमने मान रखा है x बराबर 0, उसको इस पे हमें लाई करा करके देखना है, यानी हमें इस पे रख के देखना है कि ये इसे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अब जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या आता है, 0 ही आता है, क्योंकि 0 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 का मान क्या है, 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, 4 से छोटा है, यानी कि इस कंडीशन पे ये फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, यानी 4 से मान क्या आया, छोटा आया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर 1 रखें, x बराबर 1 रखें और इस कंडीशन पे फॉलो करा के देखें, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 × 1 इक्वल टू 1 ही आएगा, और 1 क्या है, 4 से छोटा है, यानी ये भी हमारा फॉलो कर गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर 2 रख दें और फिर हम यहाँ पर सॉल्व करके रखें, 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी इसका मान क्या होगा, 4, और 4 4 से छोटा नहीं है, 4 4 के बराबर है, यानी अब क्या आया, 4 के बराबर ही मान आ गया, यानी 2 भी हमारा फॉलो कर जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लेस देन के साथ साथ इक्वल टू का निशान भी लगा हुआ है। जब भी आपको केवल ये या केवल ये मिले तो ये ग्रेटर देन लेस देन है, लेकिन इनके नीचे एक लाइन खींची हुई हो तो इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कम भी हो या फिर बराबर हो, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो मान कम हो या फिर बराबर हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कम तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो हम बराबर वाले पे पहुँच गए।
अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर 3 रख कर देखें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 9 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, क्योंकि 9 क्या है, 4 से ज़्यादा है, ना तो 4 के बराबर है ना ही 4 से कम है, तो हम 3 पर मूव नहीं कर सकते। अब इसके बाद में क्योंकि हमारे पूर्णांक केवल धनात्मक नहीं ऋणात्मक भी होते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या ये कंडीशन ऋणात्मक पूर्णांकों में फॉलो करती है या नहीं, क्योंकि जब भी कहीं भी बात पूर्णांकों की आए तो आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि कहीं कुछ ऋण पूर्णांक ऐसे तो नहीं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 के तुरंत इधर मूव करेंगे, -1 आएगा। अब हम यहाँ पर अगर -1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करके देखेंगे। अब आपको पता होगा कि जब भी किसी ऋणात्मक पूर्णांक का स्क्वायर किया जाता है तो जो उत्तर आता है वो प्लस आता है। क्यों आता है मैं बता दूं, क्योंकि ये होगा -1 इंटू -1, अब दोनों माइनस कट करके प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या है, आया है आंसर में +1, और +1 क्या है, 4 से छोटा है, तो इसलिए आप यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम मूव करें एक बार -2 की तरफ, -2 रखें, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +4 आया। अब इसकी भी वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है। अब इसके बाद अगर हम -3 रखेंगे तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो इस वजह से आपका जो आंसर होगा, यानी आपका जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, -2, -1, (0), (1), (2), और ये आपका क्या होगा, सूचीबद्ध रूप होगा आपकी 3rd नंबर क्वेश्चन का। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है और 6ठा क्वेश्चन है, वो बहुत ही इजी है, मैं जल्दी आपको बता दूं और इन्हें आप आराम से कर सकते हैं। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, आपको एक समुच्चय दिया हुआ है जिसे D से डिनोट किया गया है, और कैपिटल D की वैल्यू क्या है, x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। यानी अब आपको जो समुच्चय तैयार करना है उसमें क्या करना है, आपको लॉयल शब्द को समुच्चय के रूप में बदल देना है। तो आप जानते हैं कि लॉयल शब्द में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। आप इन 5 अक्षरों को लिख दीजिए, LOYAL। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही, कि समुच्चय में कभी भी 2 अक्षरों को एक बार में नहीं रखा जाता, या 2 अंकों को एक साथ नहीं रखा जाता। अगर जैसे मान लीजिए कि आपको एक समुच्चय दिया हुआ है ABCDA, तो आप क्या करेंगे, जब इसका समुच्चय बनाएंगे तो इस वाले A को हटा देंगे, क्योंकि ये 2 बार आ गया है। तो यानी हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ को 2 टाइम यानी 2 बार नहीं रखना है। तो अब हम देखते हैं, L तो हमारा एक ही बार आया है पहली बार में, O भी हमारा पहली बार एक ही बार आया है, Y भी पहली बार ही आया है, और A भी पहली बार आया है, लेकिन आखिरी वाला L जो है वो 2 बार आ गया है। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि एक बार L पहले आ चुका है इसलिए हम पीछे वाला L हटा देंगे, और ये क्या होगा, LOYA। 4 अक्षर ऐसे हो जाएंगे जिनसे हमारा लॉयल शब्द बन सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, समुच्चय, जब किसी भी शब्द के अक्षरों का समुच्चय आप बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये कम से कम ऐसे अक्षर हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कम से कम ये इतने अक्षर हैं जिनसे ये शब्द बनाया जा सकता है। अब जैसे आप L को 2 बार लिख दें और बाकी सबको 1 बार लिख देंगे तो लॉयल शब्द आपको मिल जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और ये क्या है, आपको एक समुच्चय दिया हुआ है जिसे कैपिटल E से डिनोट किया गया है, और दिया हुआ है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा माह है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपके वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होता, उसका समुच्चय आपको तैयार करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, ये तो आपको होमवर्क में मिलना चाहिए। आप जानते हैं जनवरी क्या होती है, 31 डेज की होती है, फिर फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, तो उसको भी आप शामिल करेंगे, क्योंकि क्या है, उसमें भी 31 दिन नहीं है। तो फरवरी से शुरू होगा, फरवरी 28-29 दिन की, उसके बाद मार्च 31 का हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। फिर अप्रैल में क्या होता है, 30 डेज ही होते हैं, अप्रैल ले लेंगे। फिर अप्रैल के बाद में
मई आएगा, मई आएगा, मई में क्या होगा 31 डेज होंगे, उसको छोड़ देंगे। जून में क्या होगा 30 डेज ही होंगे, उसको ले लेंगे। तो यानी फरवरी जो 28-29 दिन की होती है और उसके अलावा जितने ऐसे महीने जिनमें 30 दिन होते हैं उनको हम मिला करके एक समुच्चय बनाएंगे, तो हमारे वर्ष के माहों का ऐसा समुच्चय बनेगा जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है। इसमें आपको एक ऐसा समुच्चय तैयार करना है जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं कि के पहले कितने कितने अक्षर आते हैं, आप सबको पहले नोट कर लीजिए। A B C D E F G H I J और इसके बाद आएगा के, उसे हमें नोट नहीं करना है, यहाँ तक हो गया। अब आपने के पहले आने वाले सभी अक्षरों को तो नोट कर लिया, लेकिन आपको देखना है कि क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन लिखना है, ना कि स्वर। तो आप क्या करेंगे, इसमें से सारे स्वरों को हटा देंगे। तो यहाँ पर एक स्वर था ए, उसको हटा दिया। ई आई, 3 स्वर थे, इनको हमने हटा दिया। अब इसके बाद जो बचे बी सी डी एफ जी एच और जे, यही आपका समुच्चय बनेगा। यानी आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनको हटा देंगे और आप केवल बी सी डी एफ जी एच और जे इनको नोट कर लेंगे और यही आपका क्या होगा, दिया हुआ समुच्चय होगा जो के से पहले आते हैं। अब उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बाई ओर रोस्टर के रूप में लिखे हुए कुछ आपको समुच्चय दिए हुए हैं और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में यानी भाषा रूप में आपको कुछ समुच्चय दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, इन समुच्चयों का सही मिलान करना है, यानी आपको इनको मैच करना है। तो बच्चों, आपका बोर्ड प्रिपेयर हो गया है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके प्रश्न नंबर 6 में आपको इधर कुछ समुच्चय दिए हुए हैं रोस्टर रूप में और इधर ही उनका भाषाई रूप दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा हौच पौच करके, मतलब इधर उधर रीअरेंज करके। और आपको क्या करना है, मिलान करना है। यानी कि आपने जैसा कि बचपन से सीखा होगा कि कुछ इधर जो समुच्चय दिए हैं वो ऊपर नीचे करके दिए हैं और उनके आंसर सामने ना दे करके इधर उधर दिए हैं और आपको इनको मिलान करना है कि कौन सा समुच्चय किसका करेक्ट आंसर है। तो पहले प्रश्न को हम अपने देखते हैं। आपको एक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 6, इसके 4 एलिमेंट हैं। अब आइए हम इधर पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। पहला आंसर दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो आप देख रहे हैं 6 के भाजक होने का जो कंडीशन है वो तो ये नंबर भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 6 जो है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक अभाज्य संख्या है, जबकि हमारी यहाँ पर दिए हुए नंबर में 1, 2 और 3 और 6 4 अंक दिए हैं, जिसमें से 2 और 3 तो अभाज्य हैं, लेकिन 1 और 6 अभाज्य नहीं है। आपको याद रखना है 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है और 6 भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 क्या है, 2 और 3 से कट जाती है। तो इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ 10 और विषम के बारे में बात की गई है, तो ये इससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर हम अपने तीसरे आंसर पर मूव करते हैं। यहाँ देखिए दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। अब ये आपके लिए आंसर जो है वो एक्यूरेट है, क्योंकि 6 की भाजक भी है ये संख्याएं और साथ में क्या है, प्राकृत संख्या है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक, यानी 1 to infinity होते हैं। तो इसमें क्या है, 1, 2, 3 और 6 सभी प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3 है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें केवल 2 एलिमेंट हैं, 2, 3। तो 2 और 3 अब जो है ये आपके
प्रश्न नंबर वो आंसर नंबर 1 से मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। ये दोनों 6 के भाजक भी हैं और क्या है, अभाज्य भी हैं। आप याद रखिएगा कि जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं, यानी 2 आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या होते हैं, प्राइम, इसे प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, वो आंसर नंबर पहला होगा, यानी जब हम मैच करेंगे तो फर्स्ट का आंसर सी आएगा और सेकंड का आंसर ए आएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। आपको कुछ शब्दों का एक समुच्चय दिया हुआ है, और कुछ शब्दों का नहीं, कुछ अक्षरों का बना हुआ समुच्चय है, जिसमें MATHEICS आ रहा है, और देख करके ही आप जान गए होंगे कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये क्या है, x दैट x मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। अब आप जानते हैं क्योंकि इसमें कई ऐसे शब्द हैं, जैसे M 2 बार आया है, A 2 बार आया है, T 2 बार आया है, तो इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पर उनको हटा कर लिखा गया है। M एक ही बार है, A भी एक बार है, T भी एक बार है, और बाकी आगे पीछे करके सारे शब्द अक्षर आपके लिखे हुए हैं। तो जो थर्ड है उसका आंसर क्या होगा, D। इसी तरह मैंने आपको बताया था फर्स्ट का आंसर क्या होगा, C होगा, और सेकेंड का आंसर क्या होगा, A होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा 4th नंबर, जिसमें आपको एक समुच्चय दिया है, जिसमें 1 3 5 7 9 ये कुछ अंक दिए हैं, और आप लास्ट में आपका बी बचा है, तो आप जानते ही हैं कि इसका आंसर बी होगा। लेकिन आप एक बार इसे देख भी लेते हैं। x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके आगे भी। तो ये जो अंक हैं ये सभी 10 से कम हैं, विषम भी हैं और प्राकृत संख्याएं भी हैं। तो इसलिए आपके जो लास्ट नंबर 4th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हमें जो अगली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 1.2 उसे किस आधार पर सॉल्व करना है, यानी उसके बेसिक्स जानेंगे, और उसके बाद में फिर हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। तो तब तक के लिए सारे वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने सारे दोस्तों भाई बहनों को बताइए कि ऐसा नहीं है कि YouTube पर कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है, फ्री में मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप सब ने सपोर्ट करते रहे तो बहुत जल्दी आपको और सब्जेक्ट और क्लासेस की भी मैथ्स और सारी ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी। और मैं जानती हूँ कि जो 12th क्लास है या जो छोटे क्लास हैं, 12th के बाद वाले बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो उनको जल्दी फ़ोन मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन 12th से छोटे बच्चों के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो सिक्योर नहीं फील करते, उनको लगता है कि अरे फ़ोन पे पता नहीं क्या पढ़ेंगे, उल्टा सीधा कुछ देखेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं लोग अभी, अगर मैंने फ़ीस रखी होती तो मुझे पता है कि अभी इससे ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ गए होते, क्योंकि तब ना उनको मेरे ऊपर यकीन होता कि ये फ़ीस ले रही हैं तो पढ़ाएंगी। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये आपके लिए मेरे दिमाग में ये विचार यहाँ से आया, मैंने गाँवों में बहुत से बच्चों को देखा जिनकी पढ़ाई पूरी तरीके बंद हो चुकी है। मेरा घर शहर में भी है, मैं अपने शहर के आसपास के बच्चों को देखती हूँ जो 20,000 रुपये खर्च करके बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने गाँव में देखा तो मतलब 2 साल में बच्चे बिल्कुल ही उनकी पढ़ाई बिल्कुल जैसे सड़क पर आना कहते हैं वो हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर में कुछ ना कुछ शुरू किया जाए। आप लोगों से उम्मीद करिए वो ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने स्तर से बदलाव को शुरू कर दें, क्योंकि जब आप बदलेंगे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि एक ऐसा भी चैनल है जो आपको फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसको सरवाइव करने के लिए आपका इसे जो सब्सक्राइब करना है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।